बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हमारा जो पूरा एक सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, 1857 से लेकर 1947 तक के जितने भी पाकिस्तान की तारीख में मेन पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो का जो पार्ट 1 था वो हो चुका। अब हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 के बारे में। और आज के हमारे जो वीडियो है वो 1914 से लेकर 1928 यानी कि 1914 से लेकर 1928 तक के मेन पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में है। तो चले शुरू करते हैं। 1914 से लेकर 1918 तक ये जो 4 साल का सिलसिला था, इसमें जो मेन इवेंट हुआ था वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जी हाँ, पहले जंग अजीम। पहले जंग अजीम जो बड़ी बड़ी कुव्वतों के दरमियान हुई थी, जिसमें एक तरफ जर्मनी और दूसरी तरफ फ्रांस, इटली और बरतानिया और अमेरिका के जितने भी अलायंस थे वो जर्मनी के इत्तेहादों के खिलाफ थे। तो एक तरफ जर्मनी के अपने इत्तेहादी और जर्मनी और इसके इत्तेहादी, और दूसरी तरफ बरतानिया और उसके इत्तेहादी। तो ये जंग जो गालिबन 4 साल 4 इयर्स और लगभग अगर देखा जाए 3 मंथ्स 3 महीने और 2 वीक्स 2 हफ्तों तक, यानी कि 4 साल 3 महीने 2 हफ्तों तक ये सिलसिला चलता रहा जंग का। अब मामला ये था कि चूंकि इसमें एक इत्तेहादी जो थे वो जर्मनी के थे, ठीक है, जर्मनी खुद और उसके इत्तेहादी शामिल थे, और दूसरी तरफ मुखालिफ में कौन थे? मुखालिफ में जो हमारे पास यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका और इसके इत्तेहादी मौजूद थे। हिंदुस्तान की जो मुसलमानों के हर दिल अजीज थे, खिलाफत उस्मानिया का जो दौर बाला था तुर्की में, उन्होंने भी जर्मनी का साथ दिया था। तो इसका मतलब ये कि तुर्की में जो मुसलमानों की जो हर दिल अजीज खिलाफत थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया कहते हैं, वो भी इस जंग में जर्मनी के साथ था। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे ऑटोमन एम्पायर। वो भी जो है इसमें इस जंग में किसके साथ थे? जर्मनी के साथ। खैर, ये जंग हर लिहाज से जो है इंसानी जानों का ज़या था, और ये जो एक तवील अरसे तक सिलसिला चला इस जंग का, और इसमें बिल आखिर जो है बरतानिया और इसके इत्तेहादी जो है वो जीत गए, वो कामयाब हुए अपने जो है हुकूमत को मजबूत करने के लिए और रियासतों पर काबिज हो गए। खैर, अब बात करते हैं 1916 की जो मेन इवेंट के बारे में था। अच्छा, इस पर आने से पहले ये भी बता दें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, पहली जंग अजीम में बताया जाता है कि कम से कम जो है 9.7 जो है मिलिट्री के लोग यानी कि फौजी लोगों की अमवात हुई। 9.7 मिलियन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और गालिबन 10 मिलियन यानी कि 10 मिलियन के करीब जो है वो सिविलियंस इसमें मरे हैं, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं 1916 को, यानी 1916 को जो मेन इवेंट था वो हुआ था लखनऊ पैक्ट, यानी कि मीसाके लखनऊ। लखनऊ के मकाम पर 2 बड़ी सियासी पार्टी हिंदुस्तान की, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, वो आपस में गुटजोड़ हुई। उनकी एक मीटिंग बैठी गई, और मुस्लिम लीग की तरफ से जो नुमाइंदगी की थी वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। दोनों जो बड़ी सियासी पार्टी हिंदुस्तान की वो आपस में बैठे और उन्होंने एक एग्रीमेंट पर साइन किया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिल बैठकर, और उस एग्रीमेंट के कुछ अहम पॉइंट्स थे। वो अहम पॉइंट्स क्या थे इस पर भी बात करेंगे। वो अहम पॉइंट्स ये थे कि कांग्रेस जुदागाना इंतखाब के तरीक़ को कबूल करेगा, यानी कि जो सेपरेट इलेक्शंस होंगे उसको वो कबूल करेगा। दूसरा अहम पॉइंट इसमें यह था कि मरकजी असम्बली में मुसलमान नुमाइंदों की तादाद जो है वो मुंतखब अरकान की मजमूई तादाद का 1/3 होगी। 1/3 से मुराद ये हुआ कि यानी कि अगर हम इसके एक रेशो वो लगाए तो ये 33.33 बनता है, यानी कि 33.33 ये इसकी नुमाइंदगी बन जाती है कि भाई इतनी नुमाइंदगी जो है वो किसकी होगी?
मुस्लिम मेंबर्स की होगी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि मुस्लिम अक्सरियत के सूबे, उस वक्त जो सूबे थे जिसमें मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी वो बंगाल और पंजाब, उसमें जो मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद होगी वो उसके तनासुब से कम होगी। लेकिन जहाँ पर मुसलमान कम है, जो अक़लियती सूबे हैं, वहाँ पर मुसलमान नुमाइंदों की तादाद उनकी आबादी के तनासुब से ज़्यादा होगी। ये पॉइंट भी रखा गया। चौथा अहम पॉइंट इसमें यह रखा गया कि कानून साजी के सिलसिले में किसी ऐसी तजवीज़ पर गौर नहीं होगा जिसकी मुखालिफत उस कौम की नुमाइंदों की 3/4 करें। मसलन अगर किसी ऐसी नए कानून की बालादस्ती करनी हो या नया कानून नाफिज करना हो और उस कानून की जब तक जो है तमाम नुमाइंदों ने उसको हामी नहीं भरी हो तो उसको कबूल नहीं होगा। हामी भरने के लिए यानी कि 3/4 बताया है, तो भाई 3/4 का हिस्सा कितना बनता है, इसका रेशो बनेगा 75%। अगर 75% मेंबर्स इसकी नुमाइंदगी हाँ में नहीं मिलाते तो इसको कबूल नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट्स बड़े अहम थे। ये मिसाक इसलिए भी अहम था क्योंकि इसकी वजह से जो मुस्लिम लीग थी और मुसलमान थे, अगर वो कांग्रेस के साथ मिलते तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को नुकसान होता, और अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलते तो कांग्रेस ही सिरे से ख़त्म हो जाता। खैर, अब 1918 से 1924 एक और अहम इवेंट था खिलाफत मूवमेंट, यानी कि तहरीके खिलाफत। ठीक है, तहरीके खिलाफत ये मुसलमानों की तरफ से शुरू हुई और इसकी नुमाइंदगी किसने की, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। ठीक है, एक बड़ी पर्सनालिटी थी मुस्लिम, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इसकी नुमाइंदगी की। मैंने जैसे ही आपको बताया था कि पहली जंग अजीम में तुर्की ने किसके साथ दिया था, जर्मनी का, और जर्मनी के साथ जब तुर्की ने साथ दिया था तो तुर्की में उस वक्त खिलाफत किसकी थी, खिलाफत उस्मानियों की, जो मुसलमानों के हर दिल अजीज थे। ठीक है, लेकिन चूंकि इसमें उसको शिकस्त हुई खिलाफत उस्मानिया को, तो हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे वो इस चीज़ को लेकर बड़े सीखपा हो गए थे, गुस्से में आ गए थे, क्योंकि जंग के आगाज़ में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने मुसलमानों की यकीन दहानी कराई थी कि हम आपके खिलाफत उस्मानिया को कुछ नहीं कहेंगे, हमारा जो टारगेट है वो जर्मनी है, हम आपके खिलाफत उस्मानिया को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप हमारी हामी भरें, मतलब आप हमारा साथ दें। तो हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस चीज़ को लेकर खामोश थे, लेकिन जब जंग में रिजल्ट का पता चला तो पता चला कि खिलाफत उस्मानिया को उन्होंने जो है ख़त्म कर दिया, उस पर हमले कर दिए। तो फिर मजबूरन जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे वो गुस्से में आ गए थे कि भाई अंग्रेज़ हुकूमत ने उनसे जो वादा किया था वो वादे की खिलाफ वर्जी की है। तो इसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ये तहरीक चलाई, एक बहुत बड़ी अहम तहरीक थी, लेकिन ये तहरीक कामयाबी का जो है वो मंजिल न पा सकी और नाकाम हो गई। ठीक है, 1920 को भी एक अहम इवेंट हुआ था, वो ये था कि कायद आज़म फॉर्मली रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस। कायद आज़म ने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफ़ा ले लिया, क्योंकि आप जाहिर है हर एक चीज़ एक सामने आया है और कांग्रेस से हट के वो मुस्लिम लीग ज्वाइन कर चुके थे। के बाद जो मेन पॉलिटिकल इवेंट हुआ था वो क्या था, वो 1927 को यानी कि 1927 को साइमन कमीशन। अब ये भी एक अहम इवेंट था। साइमन कमीशन से मुराद ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927 को सर जॉन साइमन की सरबराही में एक कमीशन भेजा। किस पर सरबराही में, सर जॉन साइमन की सरबराही में। ये कौन थे, एक पार्लियामेंटेरियन के लीडर थे, और इसके साथ ये तकरीबन 7 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक एक कमीशन था। 7 मेंबर्स पर मुश्तमिल सर जॉन साइमन की सरबराही में एक कमीशन को भेजा गया हिंदुस्तान ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से, ताकि देखा जा सके कि हिंदुस्तान में होने वाले जितने भी ये मसले मसाइल हैं और हिंदुओं और मुसलमानों की तरफ से जो मसले मसाइल जन्म लिए हुए, इस पर क्या करें कि वो जाएं और देखें और इस बाकायदा और फिर एक रिपोर्ट पेश करें। खैर, लेकिन ये कमीशन चूँकि अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से था तो हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुओं के लिए किसी सूरत पर मंजूर नहीं था, और हिंदुस्तान के जो लोग थे वो इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतिजाज थे, इसलिए ये कमीशन भी अपने जो है मकसद को पाने में नाकाम रहा। ठीक है, अब ज़ाहिर है इन तमाम सिनेरियो को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि कांग्रेस के एक लीडर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उनको जिम्मेदारी दी कि वो एक रिपोर्ट तैयार करें और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पेश करें, ताकि इस बात का अंदाज़ा हो कि हिंदुस्तान में रहने वाले
जो मुख्तलिफ अक़वाम के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, और आया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके इन जो है जो ख्वाहिशात है या जो उनके मुताबिक काम कर भी रहे हैं या नहीं। तो नेहरू साहब ने जो रिपोर्ट तैयार की उसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू की तरफ से ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी ये सरासर मुस्लिम मुखालिफ थी, क्योंकि इसमें जो लखनऊ पैक्ट था, मिसाक लखनऊ के मुआहदे में, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि मिसाक लखनऊ में ये मुआहदा भी तय पाया था कि जुदागाना इंतखाबात का सिलसिला होगा, तो वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था। और हर लिहाज से जो पॉइंट था वो हिंदुओं के हक में था, मुसलमानों के हक में बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो नेहरू की ये रिपोर्ट भी जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बेहतर साबित नहीं हुई। तो फिर आगे चल के क्या हुआ वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे। इंशाल्लाह पार्ट 3 के वीडियो में आपसे मिलेंगे और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।